एक समय आएगा जब एक बहुत बड़ी कंपनी होगी और एक समय आएगा जब दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले अरबों कंप्यूटरों के लिए लाखों लाइन लंबे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होंगे। लोग अमीर होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, प्रतिद्वंदी होंगे और उन सबको लगातार यह चिंता रहेगी कि तकनीकी क्रांति के दौरान सबसे आगे कैसे रहा जाए। लेकिन यह सब होने से पहले मेरे पास ताश के पत्तों का एक पैकेट था और मेरा एक ही लक्ष्य था, अपनी नानी को हराना। बिल गेट्स अपने संस्मरणों की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों से करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है सोर्स कोड, मेरी शुरुआत। ये बिल गेट्स का अपना संस्मरण है। बिल गेट्स के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, वे हमारे समय के सर्वाधिक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी व्यक्तियों में से एक है। सोर्स कोड में उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों का उल्लेख किया है। उन दिनों का उल्लेख किया जब सिएटल में उनका अपना बचपन बीता, परिवार के साथ उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही थी, उनके माता पिता कौन थे, उनके माता पिता यहाँ तक कि उनके दादा दादी और उनके नाना नानी की पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से उनके पिता ने इनकी माँ को प्रपोज किया। इनके पिता जितने लंबे थे, वे रोज टहलने के दौरान इनकी माँ को देखे और उन्होंने उस दौरान डांस प्रतियोगिताओं में जो क्लब द्वारा आयोजित होती थी, स्थानीय स्तर पर होती थी, उसके लिए डांस पार्टनर ढूंढ रहे थे। और उन्होंने जिस लड़की को कहा, मैक्सवेल को, कि तुम मेरे लिए कोई ऐसी डांस पार्टनर ढूंढ दो जो किसी लंबे लड़के के साथ डांस करने को तैयार हो। एक आध हफ्ते बाद फिर उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई, यानी मैक्सवेल से हुई, और उन्होंने पूछा कि तुम्हें वो लड़की मिली? उत्तर मिला, वो लड़की मैं ही हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? इस तरह के संस्मरणों से इस किताब की शुरुआत होती है। और उसके बाद, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, कि बिल गेट्स का जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वो ताश के खेल में किस तरह से अपनी नानी को हरा देंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस पुस्तक को अंग्रेजी से अनुदित किया है भूपेंद्र त्यागी ने। बिल गेट्स ने लिखा है। बिल गेट्स ने जिस तरह से इसकी भूमिका में लिखा है कि किस तरह से किशोर वय के दौरान वे बहुत दुबले थे, लंबे भी थे, अपने दोस्तों में कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का साहस था। वह साहस था रोमांचक पर्वतीय यात्राओं का, दुरूह यात्राओं का, उन यात्राओं का जो कठिनाई का सामना करते हुए पूरी की जाती थी। ऐसी ही यात्राओं के दौरान लगातार एक ग्रुप इनका बना जिसमें 4-5 दोस्त थे। ये दोस्त लगातार यात्राएं करते थे। ऐसी ही एक यात्रा में जब ये लोग सबसे कठिन पर्वतारोहण के दौरान, इनका कहना है कि वो पर्वतारोहण वैसा नहीं है जैसा आजकल के व्यावसायिक लोग करते हैं। ये खड़ी चढ़ाइयों पर नहीं चढ़ते थे, लेकिन कठिन चढ़ाइयों पर जरूर चढ़ते थे और जहाँ तक पैरों के साथ जा सकते थे, जहाँ तक चढ़ने के लिए किसी दूसरे साधन का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन रास्ते में नदी, नाले, पर्वत, झंझावात, बर्फबारी, बर्फ, सब कुछ दिखाई पड़ता था। झील होता था, तैरना भी होता था, नावें भी होती थी, पैदल भी चलना होता था। उन रास्तों से जाते थे। ऐसी ही एक चढ़ाई के दौरान जब इन्हें लगा कि अब यहाँ से वापस चलना चाहिए, दोस्तों के बीच ये हुआ कि नहीं, कुछ लोगों का कहना था हमें आगे बढ़ना चाहिए भले ही बर्फ गिर रही है, दूसरों का कहना था नहीं, हमें नीचे जाना चाहिए। दोनों तरफ की दूरी बराबर थी। बिल गेट्स भी वापस लौटने के मूड में थे, लेकिन बहुमत जब हुआ, दोस्तों का मत गया जिसमें आगे बढ़ने की बात की गई। उस आगे बढ़ने के दौरान
ये कंप्यूटर जो स्कूल के दिनों में बड़ा सा कंप्यूटर जो होता था, उस कंप्यूटर के लिए कोड सोचते हुए गए। और जब ये उस स्थल पर पहुंचे झील के किनारे जहां इन लोगों ने कैंप किया था, तब तक वह कोड इनके दिमाग में आ चुका था। उस कोड से किस तरह से ये अपनी शुरुआत करते हैं, इनकी अपनी पढ़ाई लिखाई में किस तरह से इनके माता पिता की बड़ी भूमिका थी। पिता और माँ इनको लेकर बहुत चिंतित थे। स्कूल में ये दूसरे वो बच्चों से अलग थे। इन लोगों को यह चिंता थी कि हमारा बेटा, इनके माता पिता को यह चिंता थी कि हमारा बेटा दूसरों से अलग है। लेकिन वह अलग है उस समय तक जैसी आज की बीमारियां बच्चों को देखकर कहा जाता है, जो बच्चे विशिष्ट हैं उनको दिमागी रोगी बता दिया जाता है, कहा जाता है इनके अंदर खामी है। लेकिन इनके माता पिता को उस ज़माने में ये नहीं पता था कि इस तरह की कोई बीमारी होती है। लिहाजा बिल गेट्स पर ध्यान तो दिया जाता था जब इनको स्कूल में एडमिशन कराया जाता था, लेकिन यह कहा जाता था कि जो काम ये कर रहा है इसको करने दिया जाए। इनके माता पिता का असर बिल गेट्स पर उस तरह से पड़ा कि बिल गेट्स का कहना है कि हमारी माँ यह कहती थी कि धन कमाने के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम जब धन कमाते हो तो वह केवल तुम्हारी कमाई नहीं है, वह तुम्हें दायित्व भी देता है। धन, धरती पर जो तुम धन कमाते हो, तुम उसके कस्टोडियन हो, तुम केवल उसकी देख रेख करते हो, वह तुम्हारा नहीं है। आज बिल गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में जिस तरह की सेवा भावना करता है, वह उनकी माता की उसी शिक्षा की देन है। इस दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह से इनके पिता ने, जब ये पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इन लोगों ने काम किया और जब इन्हें काम करने के बावजूद धन नहीं मिला और नाम नहीं मिला, तो इनके पिता ने किस तरह से, जो पिता लड़के के इस तरह के दिमाग को झेल रहे थे, वो अपने बच्चे के निर्णय के साथ खड़े थे और उन्होंने बाकायदा उन लोगों से तर्क किया जिन कंपनी ने उनका पैसा रोका था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ हूं। परिवार का किसी भी व्यक्ति के विकास में क्या असर होता है? बिल गेट्स का कहना है कि जो होशियार लोग होते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि जीवन दरअसल क्या है। गणित को बिल गेट्स अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में मानते रहे हैं। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, बिल गेट्स के संस्मरण को, तो मुझे प्लेटो की बात याद आ रही थी, जिनका मानना था कि गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। प्लेटो ने जो पहला विश्वविद्यालय किया था। ये दार्शनिकों का हो या दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका यह मानना है कि गणित दरअसल आपको बहुत सारी चीज़ों में पारंगत बनाता है, आपको सोचने समझने की शक्ति देता है, दिमागी क्षमता को विकसित करता है। बिल गेट्स ने कोडिंग और कंप्यूटिंग के प्रति जो उनकी दीवानगी थी, जो बचपन में ही एक मशीन को देखने से जागृत हुई थी, जिसको बमुश्किल कुछ घंटों के लिए खोला जाता था, जिस तक बच्चों की पहुंच नहीं थी, वहां से उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर दुनिया के, बिल गेट्स का कहना था कि मेरा यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने दिमाग का इस्तेमाल कर दुनिया के जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझाने की उसके पास क्षमता है। यानी दिमाग का किस तरह से उर्वर प्रयोग किया जा सकता है। 20 वर्ष की उम्र में किस तरह से उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ा, अपनी पढ़ाई को जो इसलिए छोड़ा कि वे तब तक अपनी जो कंपनी स्थापित कर चुके थे, माइक्रोसॉफ्ट, जो बाद में डैश हट गया, माइक्रोसॉफ्ट की जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके लिए उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया था। वहाँ से अपनी डिग्री नहीं पूरी की। जब उनकी माँ को इस बात की गहन चिंता थी, कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, लेकिन उनके मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। 1970 के दशक के आखिर में आकर यह कहानी खत्म होती है, जब माइक्रोसॉफ्ट ने केवल 12 कर्मचारियों से, बिल गेट्स इसमें कहते हैं कि जब तक मैंने कर्मचारी नहीं रख लिया था, तब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हम कंपनी चला रहे हैं।
इस पुस्तक में उनकी कई तस्वीरें हैं शुरुआती दौर की जो इस पुस्तक को खास बनाती हैं। उनका कहना है कि किताबों का बहुत महत्व है। बिल गेट्स पूरे समय चाहे वह कक्षा में उपस्थित रहते हों न रहते हों, उनका दिमाग भले ही क्लास के दौरान दूसरी चीज़ों को सोचता था, लेकिन किताबों से उनकी बहुत रुचि थी और वो घंटों बिना किसी अभिभावक के भी किताबों के साथ बिता सकते थे। उनका बचपन जो है वो हैप्पी बॉय के रूप में बीता। बचपन जब वो बहुत छोटे थे तो वो इतना हंसते थे कि लोग जो है उन्हें हैप्पी बॉय के रूप में याद करते थे। जब वो 5वीं में पहुँचे तो उन्होंने बड़ा होकर क्या बनोगे वाले फॉर्म में यह भरा था कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। यह संयोग देखिए कि आज माइक्रोसॉफ्ट की अपनी भूमिका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस तरह की है कि समूची अंतरिक्ष यात्राएं जो भी होती हैं वह बिना कोड के संभव नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अपनी नानी को, अपने नाना को जो उनकी दिनचर्या थी, जो परिवार में जो संस्कार मिले और परिवार का क्या अर्थ किसी बच्चे के लिए होता है, इस बात को बार बार बिल गेट्स न केवल कहते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी वे उस पर अमल करते हैं, लाते हैं। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से एप्पल के साथ उनका सौदा हुआ था, सौदे किस तरह से चलते रहे, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अकल्पनीय तरक्की की और आज उनके पास जितना भी धन है उस धन को वे इसी रूप में खर्च करते हैं कि वे इस धन के प्रबंधक हैं, उसके मालिक नहीं। बिल गेट्स का यह संस्मरण बहुत ही अनूठे ढंग से आपको दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताता है। बिल गेट्स हालांकि इस पुस्तक में ये भी वादा करते हैं कि वे कोशिश करेंगे कि अपने जीवन के दूसरे संस्मरणों को लिख सकें, जो माइक्रोसॉफ्ट के दौरान उन्होंने जो कुछ सफलताएं देखी, जो चुनौतियां झेली, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इतना सफल दुनिया की कंपनी बनी, उसके बारे में उन्होंने कहा है। मैं भुवेंद्र त्यागी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पुस्तक का बेहतरीन अनुवाद हिंदी में किया है, जिससे यह पुस्तक और भी अधिक पठनीय हो जाती है, जो बताती है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं तब भी इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हिंदी में कम से कम यह पुस्तक आपको यही आभास देती है कि शायद बिल गेट्स ने हिंदी में ही लिखा हो। पेंगुइन स्वदेश ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 499 रुपये है और मैं समझता हूँ कि हर उस व्यक्ति को जो बिल गेट्स की सफलता को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति की सफलता के रहस्य को समझना चाहता है, वह इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकता है। किस तरह से आप अपने बच्चों के संस्कारों को, उनके विकास को देखें और उनकी रुचियों को अगर आप उनमें मदद करें तो बच्चा एक दिन, हर बच्चे में बिल गेट्स होने की संभावना है। कम से कम बिल गेट्स अपने शुरुआती दिनों की जो बचपन की तस्वीर के साथ भी जो इस आवरण चित्र पर लगी है, आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन और किशोरावस्था में उनकी रुचियों को अगर सहेजा नहीं गया होता, उन्हें बढ़ावा नहीं दिया गया होता उनके अभिभावकों, उनके मित्रों, उनके माता पिता, उनके गुरुओं ने, तो आज बिल गेट्स वह नहीं होते जो वे हैं। उनका मजाक इन बातों के लिए नहीं उड़ाया गया बल्कि उन्हें एक सहयोग मिला। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।